हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस वीडियो का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आप लोग जान पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्या, किस चीज़ में यूज होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लैब में हम लोग कैसे बनाएंगे और बनाने के दौरान क्या क्या समस्याएं वो आएगी और उसको दूर कैसे करेंगे। फिर H2O2 एक यूजफुल कंपाउंड है, तो उसको लार्ज स्केल में कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2O2। फिर H2O2 का स्ट्रक्चर जो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके बॉन्ड एंगल्स, ये स्ट्रक्चर, एंड फाइनली प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, जिसमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगे, एसिड बेस प्रॉपर्टीज आएंगे और इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आएगा। फिर H2O2 का यूज लेड पेंटिंग, जो पुराना ऑयल पेंटिंग्स होता है उसको साफ करने में क्यों इस्तेमाल होता है, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद H2O2 का एक और वीडियो होगा जिसमें हम लोग H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ H2O2, तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था I.L. थेनार्ड, इसे केवल थेनार्ड लिख सकते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था। इसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं, क्योंकि वाटर तो होता है H2O, उसमें एक ऑक्सीजन जुट गया तो H2O में ऑक्सीजन जुटा, H2O2 ये बना है यहाँ पर H2O2। और इसमें HOOH, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, इसको दो ऑक्सीजन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। पेरोक्साइड बॉन्ड कैसा होता है, ये वीक होता है और वीक होने की वजह से ये थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो क्या होता है, ये वीक बॉन्ड है, इसलिए H2O2 ये डिकम्पोज कर जाता है। अगर थोड़ा सा भी हीट करें तो H2O प्लस O2, तो यहाँ पर 2 और इधर 2, ये बना देगा, ये डिकम्पोज कर जाता है और डिकम्पोज करके H2O और O2 बनाता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अब H2O2 का प्रिपरेशन, लैब मेथड, लैब में, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी मेथड का मतलब स्मॉल अमाउंट में जब हम लोग को बनाना होगा तब ये लैब मेथड means we are preparing H2O2 in a small amount. When we have to prepare any compound in large amount, in large scale, then it is called either industrial preparation or manufacturing. तो ये लैब मेथड है। लैब मेथड में क्या होता है, BaO2 का एक पेस्ट लिया जाता है, वाटर के साथ पेस्ट बना लेते हैं और काफ़ी ठंडा, ये आइस कोल्ड पेस्ट ऑफ BaO2 होता है और उसके ऊपर आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 या आइस कोल्ड ये फॉस्फोरिक एसिड, ये मिलाते हैं, तो इन दोनों के रिएक्शन से H2O2 बनता है। तो BaO2 H2SO4 से रिएक्ट करके BaSO4 और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये देता है। ठीक उसी तरह से BaO2 और H3PO4 रिएक्ट करेगा तो बेरियम फॉस्फेट और H2O2 बनेगा। ये रिएक्शन हमें ये भी याद दिलाता है कि ये पेरोक्साइड है, इसका नाम क्या होता है, बेरियम peroxide. It is barium
पेरोक्साइड, ये बेरियम पेरोक्साइड है ये, है ना। अगर हम लोग यानी कि ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो किसी एसिड से रिएक्ट करके H2O2 दे, वो ऑक्साइड पेरोक्साइड होता है। यहीं पर अगर हम लोग MnO2 लेते हैं या PbO2 अगर लेते हैं, इसको अगर रिएक्शन कराए H2SO4 से तो H2O2 नहीं बनता है, इसलिए इसको हम लोग पेरोक्साइड नहीं कहते हैं, इसको डाइऑक्साइड कहते हैं। दोनों का फॉर्मूला मिलता जुलता है, सेम पैटर्न पे है, बट इट इज पेरोक्साइड, इट इज डाइऑक्साइड, क्योंकि डाइऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके H2O2 नहीं देगा। जो भी ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके H2O2 देगा, वही क्या कहलाएगा, वो पेरोक्साइड कहलाएगा। इसलिए BaO2 ये पेरोक्साइड है। ये आइस कोल्ड मतलब बहुत ठंडा, ठंडा इसलिए लेना होता है, अभी हमने बताया H2O2 में पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, थोड़ा सा हीट करेंगे टूट जाएगा, इसलिए रिएक्शन का टेम्परेचर एकदम मेंटेन होना चाहिए 0 या उससे कम। इसलिए आइस कोल्ड कंडीशन में हम रिएक्शन कराते हैं, BaO2 यहाँ पर लेते हैं एसिड से तो H2O2 बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। अब है इसमें कुछ लिमिटेशंस है, क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन, ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये सर, कि H3PO4 भी लेंगे तो भी H2O2 बनेगा, H2SO4 लेंगे तो भी H2O2 बनेगा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है H3PO4 इज प्रीफर्ड ओवर H2SO4, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसका लेना ज्यादा सुटेबल होता है। कारण क्या है, क्यों फॉस्फोरिक एसिड को प्रीफर किया जाता है, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलता है, उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है इस रिएक्शन के लिए, तो उसका रीजन क्या क्या है कि अगर H2SO4 हम लोग लें तो रिएक्शन के दौरान बेरियम परसल्फेट बनता है। ये बेरियम परसल्फेट वाटर सॉल्युबल होता है, तो जो बनेगा वो घुल जाएगा, और ये जो बेरियम परसल्फेट सॉल्यूशन में घुला हुआ है, ये क्या करता है, H2O2 को तोड़ने का काम करता है, H2O2 को डिकम्पोज करता है, तोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए अगर H2SO4 लेंगे तो बेरियम परसल्फेट बनेगा और H2O2 भी बनेगा, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट को ये तोड़ देगा, डिकम्पोज कर देगा, तो रिएक्शन का एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा, H2O2 का अमाउंट कम हो जाएगा। इसीलिए H2SO4 के जगह H3PO4 को प्रीफर किया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। अगर फॉस्फोरिक एसिड लें तो ये जो BaO2 यहाँ हम लोग ले रहे हैं, तो ये तो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल में कुछ हेवी मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो अगर फॉस्फोरिक एसिड ले तो वो क्या करेगा, उन सभी हेवी मेटल्स को इनसॉल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और रिएक्शन मिक्सचर से हट जाता है। तो H3PO4 removes almost all the heavy metals and insoluble phosphates, जबकि फॉस्फोरिक अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो वो सॉल्युबल सल्फेट्स अगर बनाएगा तो अलग नहीं किया जा सकता, और वो जो फॉस्फेट्स की जगह जो सल्फेट, ये जो फॉस्फेट है, जो हेवी मेटल्स है, ये हेवी मेटल भी H2O2 को तोड़ने का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है, तो वो अगर रहेगा तो तोड़ेगा, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड उन सबको इनसॉल्युबल फॉस्फेट के रूप में अलग कर देता है, इसीलिए वो H2O2 को डिकम्पोज नहीं करता। उसके बाद क्या है, H3PO4 is an inhibitor for the decomposition of
H2O2 के लिए ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। जैसे बताए कि अगर H2SO4 लेंगे तो जो सल्फेट बनेगा वो हेवी मेटल का सल्फेट वो डिकम्पोज करेगा, तो H2O2 के डिकम्पोजिशन के लिए वो कैटालिस्ट हुआ, यानी डिकम्पोजिशन को प्रोमोट कर देगा, बढ़ा देगा, जल्दी डिकम्पोज होगा। लेकिन H3PO4 दूसरी तरफ ये इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, ये H2O2 के डिकम्पोजिशन को रोक देता है। इसीलिए हम लोग H3PO4 को H2SO4 से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसमें है क्या कि प्रिपरेशन में जो हम लोग BaO2 के ऊपर एसिड लेते हैं, वो BaO2 क्या होना चाहिए, हाइड्रेटेड पेस्ट बेरियम पेरोक्साइड का BaO2H8H2O का पेस्ट होना चाहिए, मतलब पतला एक घोल जैसा, मतलब वो जो टूथपेस्ट होता है वो तो गाढ़ा होता है, ये थीन पेस्ट पतला वो पेस्ट टाइप का बना लिया जाता है और उस पेस्ट का रिएक्शन एसिड से कराया जाता है, तब यहाँ पर H2O2 बनता है और वो सुइटेबल मेथड है। तो क्वेश्चन है क्यों हम लोग पेस्ट यूज करते हैं, एनहाइड्रस यानी निर्जलीकृत BaO2 है ना, बिना पानी का जो BaO2 है एनहाइड्रस, वो क्यों यूज नहीं करते। तो अगर एनहाइड्रस BaO2 लेंगे तो वहाँ रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा और वो हीट क्या करेगा, H2O2 को तोड़ देगा। दूसरा, अगर पानी ले लिए तो बहुत हीट को तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा। और दूसरा, जब अगर एनहाइड्रस BaO2 लेते हैं तो H2SO4 जब डालेंगे तो BaSO4 बनता है और वो इंसॉल्युबल होता है, तो BaO2 के ऊपर एक BaSO4 का प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाता है। मान लीजिए ये BaO2 का क्रिस्टल है और इसके ऊपर एक लेयर BaSO4 का ये जमा हो गया, और ये जब जमा हो जाएगा तो अब H2SO4 BaO2 तो अंदर है, ये बाहर से BaSO4 के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। तो इफ एनहाइड्रस BaO2 is used, we get an insoluble BaSO4 which is formed, even पेस्ट लेंगे तब भी बनेगा, लेकिन एनहाइड्रस लेने पर जो क्रिस्टल है उसके ऊपर BaSO4 का एक लेयर बन जाएगा जो एसिड के कांटेक्ट में आने नहीं देगा BaO2 को और रिएक्शन रुक जाएगा। पेस्ट लेने से क्या हुआ, वो घोल के रूप में है, तो इसके वजह से कोई क्रिस्टल तो है नहीं कि उसके ऊपर एक लेयर बनाएगा, तो वो BaSO4 नीचे बैठ जाएगा, पेस्ट ऊपर रह जाएगा और वो एसिड से रिएक्शन करने लगेगा। इसलिए हम लोग पेस्ट प्रीफर करते हैं, एनहाइड्रस BaO2 नहीं। उसके बाद है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रखना पड़ेगा। ये तो हम कई बार बताए कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही रखना होगा। इसके बाद क्या है, रिएक्शन मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक रखना होता है। एसिडिक रखने का कारण क्या है कि एसिड जो होता है, ये एसिड मीडियम जो होता है, एसिड मीडियम ये इनहिबिटर होता है। एसिड मीडियम इज इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, इनहिबिटर, एसिड मीडियम इज इनहिबिटर for the decomposition of H2O2, वो डिकम्पोजिशन को रोकता है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, इनहिबिटर जो H2O2 को टूटने नहीं देगा। एसिड मीडियम चाहिए। यही वजह है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए यहाँ कंटेनर में हम लोग यहाँ पेस्ट लिए BaO2 का और ऊपर से H2SO4 डाल रहे हैं, तो इसको प्रीफर नहीं करते, बल्कि यहाँ पर कंटेनर में पहले हम लोग
H2SO4 लेते हैं और बाहर से ये इसके ऊपर से BaO2 डालते हैं, तब ये रिफर किया जाता है। देखिए ऐसा क्यों, दोनों में तो रिएक्शन होना सेम ही है, तो फिर BaO2 में H2SO4 नहीं डालते, बल्कि H2SO4 में BaO2 डालते हैं। इसका कारण क्या है कि जब भी H2SO4 डालेंगे वो तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, तो BaO2 क्या है, ये ज्यादा परिमाण में है, तो जो भी एसिड डालेंगे शुरू में वो तो BaO2 से पूरी तरह रिएक्ट कर जाएगा, तो एसिड बचेगा ही नहीं यहाँ पर, तो मीडियम एसिडिक नहीं रहेगा। जब रिएक्शन खत्म होगा उसके बाद एसिड डालेंगे तब मीडियम एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ क्या है, कंटेनर में एसिड ज्यादा परिमाण में लिए हैं और तब BaO2 डाल रहे हैं, तो BaO2 डालने पर क्या हुआ, यहाँ जब BaO2 डाल रहे हैं इस जगह, तो यहाँ जितना BaO2 डाले उतना H2SO4 कंज्यूम हो गया और H2O2 बन गया, और बाकी जो एसिड यहाँ था वो एसिडिक मीडियम प्रदान किया जो H2O2 को टूटने से बचा दिया, क्योंकि वो इनहिबिटर है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, उसको टूटने नहीं देगा। इसलिए हमेशा एसिड में BaO2 डाला जाता है, BaO2 में एसिड डालकर H2O2 नहीं बनाया जाता है। ये दूसरा मेथड है H2O2 बनाने का। पहला लैब मेथड था जिसमें BaO2 के पेस्ट पर फॉस्फोरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4 जो आइस कोल्ड होना चाहिए उसको डालकर बनाया जाता है। ये दूसरा है मर्क्स प्रोसेस। मर्क्स प्रोसेस में कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ Na2O2 लेते हैं, कैलकुलेटेड, और 20% आइस कोल्ड H2SO4 सॉल्यूशन लिया जाता है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन, और इसका Na2O2 के कैलकुलेटेड अमाउंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये यहाँ पर H2, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं H2O2 ये बन गया, और इधर Na2SO4 सोडियम सल्फेट अलग हो गया। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये जो बना, इसका 30% ये सॉल्यूशन बनता है, और जिसका ट्रेड नेम होता है, ट्रेड नेम इसको कहते हैं मर्क्स पर हाइड्रॉल, मर्क्स पर हाइड्रॉल इसको कहते हैं, ये मर्क्स पर हाइड्रॉल। तो यहाँ पर अब दूसरा मेथड है कि ये भी मर्क्स प्रोसेस ही है, ये यूज करते हैं, या फिर BaO2। यहाँ पहले हम लोग एक और चीज ये समझ लेते हैं कि why calculated quantity of Na2O2 is taken, what will happen if excess of Na2O2 will be taken, क्या होगा अगर एक्सेस लेंगे। तो अगर हम लोग एक्सेस लेंगे तो एक्सेस लेने पर क्या होता है कि यहाँ पे जो बच जाएगा Na2O2, ये क्या करेगा, ये H2SO4 सॉल्यूशन में जो वाटर है, इस वाटर से रिएक्शन करके यहाँ पर बना देगा NaOH, NaOH बना देगा, और यहाँ पर इस जगह यहाँ पे NaOH हो जाएगा, और फिर इस जगह यहाँ पर O2, ये O2 इस जगह NaOH, और यहाँ इसको बनना चाहिए ये जो NaOH,
ये सेकंड मेथड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का, मर्क्स प्रोसेस। मर्क्स प्रोसेस में क्या होता है, calculated quantity of Na2O2 is taken and it is treated with 20% ice cold solution of H2SO4. As a result, we get Na2SO4 and H2O2. Here we have 30% H2O2 solution. 30% H2O2 solution, ये जो मिलता है इसको हम लोग कहते हैं मर्क्स पर हाइड्रॉल। मर्क्स पर हाइड्रॉल ये ट्रेड नेम है इसका। ये मर्क्स पर कमर्शियली इस नाम से ये जाना जाता है। इसका एक यूज है, यूज में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और इसमें क्या है कि कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट Na2O2 लिया जाता है। Na2O2 कैलकुलेटेड अमाउंट ही क्यों, अगर एक्सेस लेंगे तो क्या होगा, एक्सेस लेने पर क्या होता है, ये Na2O2 एक्सेस अगर होगा तो ये Na2O2 जो H2SO4 सॉल्यूशन में वाटर है उससे रिएक्ट करके ये NaOH बना देता है। और ये जो बेस है, ये बेस क्या करता है, इसको डिकम्पोज करने के लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। इसलिए जैसे ही NaOH बनेगा ये H2O2 को डिकम्पोज कर देता है। इसीलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जरा सा भी बचे नहीं Na2O2 एक्सेस में, नहीं तो NaOH बन जाएगा और वो H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटेड अमाउंट लेते हैं। मर्क्स प्रोसेस में ही दूसरा तरीका है कि BaO2 जो बेरियम पेरोक्साइड को CO2 और H2O यानी H2O से होकर CO2 गैस पास करेंगे तो ये दोनों मिलकर H2CO3 तो बनाएगा ही, कार्बोनिक एसिड। और ये BaO2 H2CO3 से रिएक्ट करके BaCO3 बनाएगा और यहाँ H2O2 के साथ H2O2 का ये फॉर्मेशन करेगा, यहाँ H2O2 बनाएगा। तो ये एक तरीका हुआ मर्क्स प्रोसेस। नाउ वी आर going to manufacturing of H2O2, means we have to prepare H2O2 in large amount। अगर large amount में बनाना है, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज है, वो आगे समझ में आएगा, यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस यूज में इसका अगर कमर्शियल यूज है तो कमर्शियली लार्ज अमाउंट में बनाना ही पड़ेगा। और बनाने के लिए एक मेथड है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्चुअली कॉन्संट्रेटेड ही हुआ, डाइल्यूट नहीं लिया जाता है, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये टूटता है H+ और HSO4- यानी हाइड्रोजन आयन और बाइसल्फेट आयन। ये जो H+ है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन हुआ H2 और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, यानी कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे लिबरेट हो जाएगा। बचा कौन, ये 2H2SO4 2HSO4-, तो ये 2HSO4- डाइमेराइज हो जाएगा H2S2O8 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन एनोड पे हुआ। तो ये जो बनेगा H2S2O8, इसको पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं या पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। ये जो बना इसको हम लोग फिर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने पर देखिए होता क्या है, पहले ये H2S2O8 पहले H2O से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2SO5 और प्लस
यहाँ पर H2SO4, ये H2SO4 और H2SO5 इसको कारोज एसिड या पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये H2SO5 फिर ये रिएक्शन करेगा वाटर के अगले मॉलिक्यूल से और तब बनेगा यहाँ H2O2 प्लस H2SO4। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा H2S2O8, H2O के साथ H2SO4 बनाया और ये H2O2 हम लोग को मिल गया। यहाँ से भी H2O2 का वो सॉल्यूशन ये मिलता है और इस H2SO4 को फर्दर हम लोग यूज कर लेंगे आगे फिर इलेक्ट्रोलिसिस में। उसी तरह इसका एक अल्टरनेटिव मेथड या मॉडिफाइड मेथड है जिसमें H2SO4 के जगह पे हम लोग अमोनियम बाइसल्फेट भी लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर भी हमें H2O2 मिलेगा। तो ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2O2। एक और मेथड है मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम लोग फिर करते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग है बाय रेडॉक्स प्रोसेस या इसको हम लोग कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये सबसे मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न टेक्निक है। इस मेथड में क्या होता है, इस टेक्निक में ये हम लोग 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल ये जो कंपाउंड लेते हैं और इसके सॉल्यूशन से ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस पास करने पर ये 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल फिर ये ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर क्विनोल से एंथ्राक्विनोन बन जाएगा, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, और यहाँ पर ये H2O2 हम लोग को मिलेगा। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा अमेरिका में यूज होता है H2O2 बनाने के लिए। इसमें सबसे खास बात क्या है कि ये जो इथाइल एंथ्राक्विनोल है इसके ऑक्सीडेशन से ये बनाए, फिर इसको वापस हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज कैटलिस्ट। पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन करा, हाइड्रोजनेशन करें, ये फिर वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर O2 पास करेंगे, फिर वहाँ से रिएक्शन होगा, फिर H2O2 बनेगा, ये बनेगा और ये रिसाइक्लिंग कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में बाहर से हमें जरूरत पड़ा क्या, O2 यानी एयर और हाइड्रोजन, पैलेडियम एज कैटलिस्ट और थोड़ा बहुत वाटर कुछ चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो H2O2 बनेगा सॉल्यूशन उसको वाटर के साथ सेकिंग करके उसको अलग किया जाता है, फिर उसका डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जिससे हमें कॉन्संट्रेटेड H2O2 का सॉल्यूशन मिलता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ और वाइडली आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसी मेथड से बनाया जाता है। यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, इसको ये एज इट इज अंतिम में रह जाता है। एक्चुअली पहले ये कंपाउंड लिया जाता है और इसी का रिडक्शन करके पहले एंथ्राक्विनोल बना लिया जाता है और तब फिर वहाँ से एयर पास करके हम लोग ये फिर एंथ्राक्विनोल बना और H2O2 मिल गया। फिर इसको हम लोग पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेट करके फिर एंथ्राक्विनोल बनाएंगे, फिर इसमें एयर पास करके इसका ऑक्सीडेशन करके फिर H2O2 बनाएंगे। दिस रिसाइकलिंग प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड एंड वी विल हैव H2O2। और ये जो H2O2 है उसको सेकिंग करके वाटर के साथ लगभग 20% H2O2 को तैयार किया जाता है और फिर उस H2O2 का डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड फाइनली वी हैव द कंसंट्रेटेड H2O2। ये क्लियर हो गया? इस तरह से ये H2O2 का प्रिपरेशन ये हो गया। अब हम लोग
H2O2 का स्टोरेज और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज ऑफ H2O2। H2O2 बताए थे कि उसमें जो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो होगा बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए थोड़ा सा हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा, लाइट पड़ने पर भी डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरा, इसके डिकम्पोजिशन के लिए बेस जो होता है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। इसीलिए H2O2 को हम लोग नॉर्मली किसी ऐसे कंटेनर में स्टोर करके नहीं रखेंगे। इवन अगर कांच के बोतल में रखेंगे और बोतल का सरफेस अगर रफ है तो रफ सरफेस भी H2O2 को डिकम्पोज करने में मदद करता है। इसीलिए इसको खास तरीके से रखा जाता है। ये वैक्स लाइंड कलर्ड बॉटल्स, वैक्स लाइंड मतलब अंदर जो है बोतल के अंदर मोम का एक परत होता है ताकि H2O2 कांच के कांटेक्ट में नहीं आ सके। जो वहाँ जो सिलिकेट्स एल्यूमिनेट्स होता है वो फिर इसको H2O2 को डिकम्पोज नहीं कर दे। इसके लिए वैक्स का कोटिंग होता है, यानी अंदर ये मोम का एक लेयर हो जाता है ताकि कांच के साथ उसका कांटेक्ट नहीं रहे। मोम पैराफिन एल्केन होता है, वो तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा नहीं। दूसरा, ये बॉटल कलर्ड होता है, कलर्ड होने के वजह से बाहर से लाइट डायरेक्ट अंदर जा नहीं पाएगा, डार्क कलर्ड होता है, इस वजह से लाइट के द्वारा भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ फिर भी वहाँ कुछ स्टेबलाइजर्स मिला दिए जाते हैं जो H2O2 को स्टेबलाइज किए हुए रहता है, उसको डिकम्पोज होने नहीं देता है। वो स्टेबलाइजर कौन कौन है? एक है फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल और या एसीटानिलाइड। ये सब में से कोई भी एक थोड़ी मात्रा में वो डाल दिया जाता है उस बॉटल में। इससे H2O2 डिस्ट्रॉय नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज ऑफ H2O2। अब प्रॉपर्टीज के बारे में, H2O2 का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज दो तरह का, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये पेल ब्लू सिरपी लिक्विड होता है, चिपचिपा सिरपी चिपचिपा लिक्विड होता है। इसका जो गंध होता है नाइट्रिक एसिड जैसा गंध होता है थोड़ा बहुत, हालांकि प्योर फॉर्म में इसको ऑर्डरलेस माना जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 151 डिग्री से यानी वाटर से ज़्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट भी यहाँ पर -0.89 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.64, यानी कि वाटर से ये भारी होगा। ये वाटर के साथ सॉल्युबल होगा किसी भी प्रोपोर्शन में, है ना, ये किसी भी अमाउंट में वो घुल जाएगा। H2O2 अगर स्किन पर गिरे, ज़्यादा अगर गिर जाए तो उससे वहाँ जैसे जल जाने के बाद फोड़ा निकल आता है, उसी को इंग्लिश में ब्लिस्टर कहते हैं। तो H2O2 कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, इसलिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है इससे। तो ये हुआ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहला है स्टेबिलिटी। तो ये तो पहले भी हम बताए थे कि H2O2 का डिकम्पोजिशन हो जाता है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये इजीली नॉर्मल हीट पर भी ये टूट जाता है। इसलिए इसको डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाता है और ये टूटकर H2O और O2 बनाता है। इसका डेल्टा G0 -122.6, तो ये निगेटिव होना ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोसेस
स्पॉन्टेनियस होता है, इसीलिए ये H2O2 का डिकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस है। इसके वजह से इसको खास तरह से स्टोर किया जाता है, जो हम लोगों ने स्टोरेज ऑफ H2O2 में पढ़ चुका है। अब एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है? H2O2, इसमें H2O2 का HOOH, तो H किससे जुटा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो इस वजह से हाइड्रोजन प्रोटिक हो गया, और प्रोटिक होने की वजह से ये स्लाइटली एसिडिक होता है। तो ये भी प्रोटिक है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन, तो ये डाइप्रोटिक एसिड होगा। तो H2O2 ये जो वीक डाइबेसिक एसिड, बहुत वीक एसिड होता है। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन ले, पानी में घुला कर ले, तो वो सॉल्यूशन एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, एंड इट रिमेन्स न्यूट्रल टू द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर ये कोई असर नहीं डालता। ये इसका जो Ka वैल्यू बहुत कम, देखिए H2O2 पहला H जो निकाला K1 1.5 × 10⁻⁻12, जो पढ़े होंगे फिजिकल में, अगर ये -3 से कम होता है तो लगभग बहुत कम निकले, ये नेग्लिजिबली ये आयोनाइज हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो ये 10⁻³ से बहुत कम है। इसलिए और दूसरा जो आयोनाइजेशन होगा वो वैल्यू और कम हो गया। इसलिए H2O2 एक एसिड तो है, लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है, वीक डाइबेसिक एसिड है। अब आपको कहा जाएगा कि कैसे साबित करेंगे ये डाइबेसिक एसिड है। तो H2O2 2 सीरीज का सॉल्ट बनाता है, यानी जैसे होता है ना H2SO4, अगर डाइबेसिक एसिड है तो ये एक बना देगा NaHSO4 और एक होगा Na2SO4। उसी तरह से H2O2 में एक H हटेगा तो NaHO2 और दोनों हटेगा तो Na2O2। ये 2 तरह का सॉल्ट बनाता है, 2 सीरीज का सॉल्ट। ये साबित करता है कि H2O2 एक डाइबेसिक एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये भी पढ़े होंगे। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? ऑक्सीजन का -2 और मैक्सिमम +2, और ये है किस स्टेट में? -1। तो -1 जो होगा ये -2 से ज्यादा और +2 से कम, दोनों के बीच में हुआ। तो ये पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में होता है तो वो दोनों का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो H2O2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पहले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लेते हैं। तो H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डजंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो H2O2 अब उसमें पढ़े होंगे जैसे KMnO4 एसिड मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, ठीक उसी तरह H2O2 एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और बेस मीडियम में ये ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिमेंबर दिस, H2O2 is a better oxidizing agent in base medium, in alkaline medium। तो एसिड में ये H2O और बेस में ये OH बनाएगा। बेस में ये रिएक्शन फास्ट होता है, एसिड में स्लो, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O2 is a better oxidizing agent in alkaline medium, not in acid medium। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। तो H2O2 एसिड मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है, बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है, साथ ही साथ न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अल्कलाइन मीडियम में H2O2 ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन अदर मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये PbS को PbSO4 में कन्वर्ट करता है।
इसमें H2O2 जो कि काफ़ी कॉमन है कि H2O2 टूटता है तो H2O बनाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इसी नेसेंट ऑक्सीजन जानते हैं ना, नवजात ऑक्सीजन। किसी रिएक्शन में तुरंत जो बनता है ऑक्सीजन, तो ऐसे तो ऑक्सीजन को हम लोग O2 के रूप में लिखते हैं, O2 मॉलिक्यूल इस तरह से लिखते हैं, लेकिन होता क्या है कि किसी रिएक्शन में डायरेक्ट O2 बनकर नहीं निकलता, बल्कि रिएक्शन में क्या होता है कि O निकलता है एटम के रूप में और फिर बाद में एटम का कपलिंग होता है और वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये कपलिंग होता है। इसलिए ये जो टूटा और जब तक कपलिंग नहीं हुआ तुरंत का बना हुआ ये जो होता है उसी को नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तुरंत वैसे ही हाइड्रोजन बनेगा तो H लिखेंगे केवल, वो नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट जो होता है वो एटॉमिक स्टेट में होता है। तो H2O2 टूटकर नेसेंट हाइड्रोजन, तुरंत नेसेंट ऑक्सीजन दिया, और ये ऑक्सीजन एटम है मॉलिक्यूल की तुलना में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एटॉमिक स्टेट में, तो ये तुरंत PbS के साथ मिलकर ये PbSO4। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ 1 है, इसलिए इस इक्वेशन को 4 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दिए, 4 ऑक्सीजन मिल गया। तो अब ये क्या होगा, ये और ये तो कट गया, तो PbS इधर H2O2 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4H2O और फिर PbSO4। तो ये जो PbS होता है ये ब्लैक होता है, PbS ब्लैक होता है और PbSO4 ये वाइट होता है। तो ये यानी कि ब्लैक PbS को ये PbSO4 वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? देखिए, जो म्यूजियम में ओल्ड पेंटिंग्स होते हैं, जो ऑयल पेंटिंग है, वाइट जो पेंटिंग होता है, वो पेंटिंग में ये PbCO3 और PbOH2 इसका ये मिक्सचर, ये वाइट पिगमेंट होता है। ये वाइट पिगमेंट मतलब कलर, तो वाइट पिगमेंट होता है, ये कलर होता है, और इसी का उपयोग वो पेंट में किया जाता है, वाइट पेंट के रूप में। लेकिन है क्या, ये जब कोई पेंटिंग को हम लोग टांग के रखे और बहुत लंबे समय तक, तो एटमॉस्फेयर में जो H2S है, ये H2S क्या करेगा, PbCO3 को H2S PbS में कन्वर्ट कर देगा और PbOH2 को भी H2S PbS में कन्वर्ट कर देगा। तो जो वाइट पिगमेंट था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे वो ऑयल पेंटिंग्स जो होता है धीरे धीरे वाइट से ब्लैक होने लगता है, तो पेंटिंग काला पड़ने लगता है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको H2O2 से वॉश कर देते हैं, जहाँ पर H2O2 इस PbS को ये ऑक्सीडाइज करके PbSO4 यानी फिर से वाइट कलर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से ओल्ड ऑयल पेंटिंग को वॉश करने में H2O2 का इस्तेमाल होता है। यहाँ H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये हुआ। उसी तरह से सल्फाइड जो होता है ये SO3 होता है डबल माइनस, और यहाँ अगर H2O2 आएगा तो इसको कन्वर्ट करेगा किस में, एक जो ऑक्सीजन निकालेगा वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 डबल माइनस और H2O। उसी तरह से अगर नाइट्राइट है तो NO2 माइनस और H2O2 ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया, नाइट्रेट और H2O। आर्सेनाइड जो होता है आर्सेनाइड ASO3
3 ट्रिपल माइनस, और यहाँ भी H2O2 आएगा, एक ऑक्सीजन देगा और यहाँ ASO4 3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को ये H2O2 ये कन्वर्ट करता है किसमें, यहाँ पर ये बना देगा H2O 2H2O, और फिर यहाँ पर सल्फर अलग हो जाता है। तो सल्फर यहाँ पर -2 से 0 ऑक्सीडेशन हो गया। आयोडाइड जैसे Ki मान लीजिए ले लिए, और H2O2 के साथ रिएक्शन अगर कराएंगे 2 मोल, तो यहाँ पर क्या होगा, I2 बना देगा और 2 मोल्स ऑफ KOH। तो यहाँ पर आयोडीन यहाँ 0 और ये -1, तो -1 से 0 में कन्वर्ट हो गया। These are the examples of oxidizing behavior of H2O2 in neutral medium। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो न्यूट्रल मीडियम में था, तो एसिड मीडियम में किस तरह से ये काम करता है। तो एसिड मीडियम में फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेगा, है ना। जितना भी अस सॉल्ट होता है, अस सॉल्ट से इक सॉल्ट जो बनेगा वो तो ऑक्सीडेशन ही हुआ, इसलिए अस सॉल्ट से इक सॉल्ट बना। उसी तरह पोटासियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 आयरन का +2, यहाँ आयरन का +3, तो +2 से +3 स्टेट में गया, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। उसी तरह से ये पोटासियम डाइक्रोमेट कैसा होना चाहिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये आइस कोल्ड, काफ़ी ठंडा होगा, आइस कोल्ड पोटासियम डाइक्रोमेट, और इन ईथर में इसका सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं और फिर उसका रिएक्शन H2O2 से कराएंगे। तो H2O2 का तो टूटने का एज इट इज ये हम लोग पढ़े ही थे, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये तो मीडियम प्रोवाइड करेगा, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, या परक्रोमिक एसिड भी कहते हैं इसको, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। आइस कोल्ड अगर लेंगे तब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये CrO5, इसका जो स्ट्रक्चर होता है CrO5, ये इस तरह से, ये जानते होंगे आप लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी ये पढ़ाया जाता है। तो ये CrO5 का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पर 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसलिए ये टूट जाता है। तो CrO5 थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये टूट जाएगा और फिर ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। तो शुरू में अगर ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आइस कोल्ड सॉल्यूशन है ईथर में, उसका रिएक्शन H2O2 से कराते हैं तो शुरू में ब्लू कलर देता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो ये CrO5 खुद से ये टूट करके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cr2SO4 होल 3। यहाँ क्रोमियम का +3 स्टेट है और +3 स्टेट में ग्रीन होता है, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एक और इसका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है एसिड मीडियम में कि ये Hg को H2O2 कन्वर्ट कर देता है किसमें, HgO में, और यहाँ H2O बनाएगा। तो HgO, तो यहाँ मरकरी का ऑक्सीडेशन मर्क्यूरिक ऑक्साइड में होता है, मरकरी का ऑक्सीडेशन मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। तो मरकरी का एक कैरेक्टर क्या है कि किसी भी कंटेनर में अगर रखेंगे कोई लिक्विड, तो लिक्विड रखने पर जनरली क्या होता है कि लिक्विड उसके कंटेनर के वाल से चिपक जाता है।
इसलिए जैसे एक ग्लास पानी ले लीजिए और पानी को आप ऐसे उड़ेल लीजिए, ग्लास को उल्टा दीजिए, पूरा पानी गिर जाएगा। लेकिन उसके बाद ग्लास को अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो अंदर वाले वॉल में वाटर के कुछ ड्रॉप्स रह जाएंगे, वो सटे हुए रह जाते हैं, है ना। वाटर ड्रॉप्स वो सटा हुआ रह जाता है, वो उसके सरफेस पे जाकर के चिपक जाता है। लेकिन मरकरी में ऐसा गुण नहीं होता है। मरकरी को किसी कंटेनर में रखेंगे, फिर गिराएंगे, पूरी तरह गिर जाएगा, वो वॉल से चिपकता नहीं है। तो मरकरी हैज नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी, वो कंटेनर के वॉल से चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी होता है उसमें। तो क्या होता है कि जब ये नॉन स्टिकिंग जो प्रॉपर्टी मरकरी का होगा, लेकिन अगर उस मरकरी को H2O2 से रिएक्शन करा दिया जाए या ओजोन के एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए या एयर में भी रख दिया जाए तो मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और अपना जो नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ये खो देता है और ये अब कंटेनर के वॉल से चिपकना शुरू हो जाता है। मीन्स it loses its non-sticking property and it becomes sticky. It sticks to the wall of the container. So this process, the conversion of Hg into HgO, this is called trailing of mercury. तो ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि ट्रेलिंग ऑफ मरकरी एक्चुअली है क्या। तो ट्रेलिंग ऑफ मरकरी इज इन फैक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ मरकरी इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये हो गया ये H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इन एसिड मीडियम। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम the oxidizing behavior of H2O2 in basic medium। उन्हें बताया था कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड मीडियम में भी होता है और बेस मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। तो न्यूट्रल मीडियम और एसिड मीडियम में पढ़ लिए, अब बेसिक मीडियम। और हमने ये भी बताया था H2O2 स्ट्रॉन्गर या ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में MnSO4 MnO2 में कन्वर्ट होगा। तो MnSO4 +2 है और यहाँ +4 स्टेट है। HCHO यहाँ कार्बन का 0 और यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह अगर हम लोग लेंगे तो +2 में आ जाएगा। उसी तरह Cr2SO4 ना, यहाँ पर ये एक्चुअली बनना चाहिए इस जगह HCHO से HCOOH। तो क्या हो जाएगा, कार्बन का X और ऑक्सीजन का -4 और 2 हाइड्रोजन का +2, तो इतना = 0। तो इस हिसाब से x -2 0, तो x का वैल्यू +2, इसलिए यहाँ पर। लेकिन एसिड है तो बेस मीडियम में, तो जब मीडियम बेसिक लेंगे तो ये तो एसिड के रूप में रहेगा नहीं, इसलिए हमने आयन लिया है। तो HCOO- जहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Cr2SO4 होल 3 क्रोमियम का +3, यहाँ से CrO4 डबल माइनस, जिसको हम लोग क्रोमेट आयन कहते हैं, ये क्रोमेट आयन ये कहलाएगा। ये क्रोमेट आयन जो है ये यहाँ पर +6, तो +3 से +6 ऑक्सीडेशन, बेंजीन से फिनॉल बना। ये बेसिक मीडियम में हो गया H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। अब रिड्यूसिंग नेचर हमने बताया था कि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -1, और -1 अगर है इसका तो क्या होता है,
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम -2, मैक्सिमम +2, और यह -1 है, तो -1 दोनों के बीच में है, और दोनों के बीच में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर +2 में जा सकता है, रिड्यूस होकर -2 में जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये H2O2 दोनों का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गया, अब रिड्यूसिंग नेचर। लेकिन याद रहे H2O2 जब कभी भी रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, प्रोडक्ट हमेशा O2 होगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से किस रिएक्शन में H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है या H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या देखना होगा, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो वो रिड्यूस होगा, यानी H2O2 से H2O बनेगा, या न्यूट्रल मीडियम में या एसिड मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम में OH- होगा। अगर प्रोडक्ट साइड में OH- हुआ या H2O हुआ सिर्फ, तो वो वहां पर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड में O2 मिले तब हम लोग समझ जाएंगे वहाँ H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि -1 से 0 ये ऑक्सीडाइज हुआ, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। न्यूट्रल मीडियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट H2O2 का जो रिड्यूसिंग नेचर है, ये भी न्यूट्रल मीडियम में भी होता है, एसिड मीडियम में भी, और अल्कलाइन मीडियम में भी होता है। तो अगर, और यहाँ पर भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होगा व्हेन द मीडियम इज अल्कलाइन। अल्कलाइन मीडियम में H2O2 का पावर ज्यादा होता है। तो न्यूट्रल मीडियम में Cl2 से HCl, Br2 से HBr, देखिए यहाँ 0 -1 रिडक्शन हुआ, 0 -1, यहाँ +1 से 0 रिडक्शन, यहाँ +4 से +2 रिडक्शन, O3 यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर O3 से O2 एक ऑक्सीजन घटा, इसलिए इसको रिडक्शन मानते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर से एक्सप्लेन नहीं होता। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैन H2O2 act as एंटीक्लोर? क्या ये एंटीक्लोर का काम करता है? तो पहले तो ये समझिए एंटीक्लोर होता क्या है। पहले तो इसको समझना होगा कि एंटीक्लोर होता क्या है। एंटीक्लोर मतलब एंटीक्लोर, नाम से क्लियर है, एंटी क्लोरीन का एंटीक्लोर। देखिए एंटीक्लोर का केमिकल मीनिंग है क्या, पहले इसको समझते हैं हम लोग। होता है क्या, हम लोग एक लेते हैं क्या, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीच का मतलब रंग को उड़ाना। तो होता क्या है, क्लोरीन भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, यानी क्लोरीन ब्लीच कर सकता है, रंग को उड़ा सकता है क्लोरीन। तो कैसे, क्लोरीन अपना ब्लीचिंग एक्शन सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में शो करता है, सिर्फ वाटर। अगर एनहाइड्रस कंडीशन में क्लोरीन है, देन रिमेंबर it will not act as a bleaching agent. Bleaching agent means to fade the color, bleach means to fade the color, to remove the color, to remove stain, दाग धब्बा हटाना, कलर को फेड करना या कलर को उड़ाना, ब्लीच। तो Cl2 acts as bleaching agent in presence of water। तो वाटर के साथ Cl2 जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2HCl और फिर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये कलर्ड सब्सटेंस जो है, कलर्ड सब्सटेंस को ये ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देता है, कलरलेस बना देता है। यानी कि क्लोरीन इस तरह से उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की वजह से वो ब्लीचिंग एजेंट है। देखिए
ये चीज लोअर क्लासेस में 9-10 क्लास में भी पढ़ना होता है कि ब्लीचिंग एजेंट जो होता है दो पढ़ना होता है लोअर क्लासेस में, क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन और SO2 का ब्लीचिंग एक्शन। तो क्लोरीन और SO2 ये दोनों अपना ब्लीचिंग एक्शन वाटर के प्रेजेंस में ही शो करता है, लेकिन क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है और ये ऑक्सीजन कलर को उड़ाता है। यानी कि यहाँ ब्लीचिंग एक्शन कैसा प्रॉपर्टी हुआ, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हुआ। और SO2 क्या करता है, अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 ये H2O के साथ मिलकर H2SO4 बनाएगा और दो नेसेंट हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ये कलर्ड सब्सटेंस है। कलर्ड सब्सटेंस में ये हाइड्रोजन जुटेगा और कलरलेस हो जाएगा, मतलब कलर यहाँ गायब हो जाएगा। किसके वजह से, हाइड्रोजन के वजह से। तो यहाँ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, और ब्लीचिंग एक्शन जब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है या रिडक्शन के वजह से ब्लीचिंग होता है तो वह टेम्पररी होता है, मतलब यहाँ पर रंग उड़ा, लेकिन कुछ देर तक एयर में अगर छोड़ेंगे तो एयर का ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को ले लेगा, फिर उसका कलर वापस आ जाएगा। सो if the bleaching action is due to reduction, it will be temporary, but if the bleaching action is due to oxidation, it is permanent. So the bleaching action of Cl2 is permanent. तो होता है क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका हम लोग यूज करते हैं। कपड़ा जो वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब वस्त्र उद्योग, जहाँ कपड़ा ये सब बनता है ना, तो कपड़ा में जो कलर होता है, तो कभी कभी कलर जैसे डीप हो गया, हमें थोड़ा लाइट कलर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl ब्लीचिंग पाउडर को पानी में अगर मान लीजिए डाले, तो डालने से CaOH2 और Cl2 बनेगा, और वो Cl2 वाटर से रिएक्ट करके ये बना दिया नेसेंट ऑक्सीजन, और इससे उसका कलर गायब हो गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं हुआ या गलती से या किसी वजह से मान लीजिए ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर पड़ गया, तो क्लोरीन ज़्यादा बन जाएगा, और क्लोरीन अगर ज़्यादा बन जाएगा तो क्या करेगा, हम जो जितना डिजायरेबल यानी जिस लेवल तक ब्लीच करना चाह रहे थे उससे ज़्यादा ब्लीच हो जाएगा और कपड़ा खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन को हटाने के लिए बाहर से कुछ मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लोर, जो क्लोरीन को, एक्सेस ऑफ क्लोरीन को कंज्यूम कर ले, वहाँ उस रिएक्शन मीडियम से हटा ले, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सिंस H2O2 कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो, सो H2O2 कैन एक्ट एज एंटी क्लोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, means H2O2 can act as anti-chlor. Why? Because it is a reducing agent. It can consume Cl2 to convert it into Cl minus. This is not bleachant, so H2O2 can act as anti-chlor. Acid medium में reducing behavior, तो KNO4 acid medium में Mn+2, ये जो पिंक कलर का होता है, ये यहाँ पर कलरलेस हो जाता है, ये कलरलेस हो जाएगा इस तरह से। ये D5 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ऑरेंज रेड या ऑरेंज कलर का, और Cr+3 में ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इस वजह से ये कलर में चेंज होता है। बेसिक मीडियम में ये पोटासियम फेरीसाइनाइड को पोटासियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देगा, जो +3 से +2। याद कीजिएगा, H2O2 पोटासियम फेरोसाइनाइड को भी फेरीसाइनाइड में कन्वर्ट करता है एसिड मीडियम में, वहाँ पर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है, लेकिन बेस मीडियम में वही पोटासियम फेरीसाइनाइड फिर पोटासियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेस मीडियम में पोटासियम परमैंगनेट पोटासियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, +7 से
+6 में ये चेंज हो जाता है। उसके बाद है इसका ब्लीचिंग एक्शन, अभी बताए रंग उड़ाने की क्षमता। तो H2O2 टूटता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन होगा। नेसेंट ऑक्सीजन क्या है इसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो ये कलर्ड सब्सटेंस को ये नेसेंट ऑक्सीजन कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा, यानी यहाँ जो H2O2 का ब्लीचिंग एक्शन है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, सो इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट, इट्स नॉट टेम्पोररी, इट्स परमानेंट। तो ये H2O2 का ब्लीचिंग का एग्जाम्पल जो हेयर होता है, अगर यहाँ पर H2O2 से ये कर दिया जाए तो हेयर गोल्डन ब्राउन हो जाता है। गोल्डन कलर का जो कलर हेयर ब्लीच करके गोल्डन कलर का बन जाता है वो H2O2 से। आइवरी जो हाथी के दांत होते हैं उसको ब्लीच किया जाता है। ऊल है ना, ऊल को ब्लीच किया जाता है। तो ये क्लोथ ये सब के ब्लीचिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इसका यूज किस में होता है? H2O2 का एज एंटीसेप्टिक, क्या कि ये बताए थे मर्क्स पर हाइड्रोल जो H2O2 का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये क्या होगा? एंटीसेप्टिक, यानी कोई घाव है, वुंड जख्म है, जख्म को साफ करने में ड्रेसिंग वो जो बैक्टीरिया को मार देगा, ऑक्सीडाइज करके उसको खत्म कर देता है। उसके साथ साथ ये जैसे कान जो वॉश करना होता है, मुंह में कोई जख्म है उसको मुंह के अंदर वो दांत को साफ करना होता है, वॉश करना होता है, उस वॉश करने में H2O2 एज एंटीसेप्टिक यूज होता है। रॉकेट में एज फ्यूल ये यूज, रॉकेट में ये यूज होता है, सॉरी फ्यूल के रूप में नहीं, रॉकेट में ये यूज होता है ऑक्सीजन जनरेटर एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन से फ्यूल का कंबशन होता है, से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इन वॉशिंग पेंटिंग्स, लेड पेंटिंग हम बताए थे। उसके बाद एज ब्लीचेंट, हम लोग ये भी लिख सकते हैं एज एंटीक्लोर, एंटीक्लोर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंटीक्लोर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये H2O2 का प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हो गया। अब हम लोग H2O2 का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, H2O2 ये जो होता है ऐसे हम लोग लिखते हैं तो HOOH। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पर उसी तरह से ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर जो होता है ऑपोजिट साइड पे होगा ताकि रिपल्सन कम हो। तो ये लोन पेयर इधर है तो H, ये बॉन्ड इधर झुक जाएगा, HO फिर O और H, इसी को ऐसे करेंगे। तो ये जो होता है यहाँ से ये अलग प्लेन में होता है और ये वाला जो होता है अलग प्लेन में होता है, यानी कि दो प्लेन में ये लाई करता है, इसलिए इसको डाइहेड्रल हो गया, दो प्लेन है। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कि ये जो बुक है ऐसे इस तरह से ये होगा, ये एक प्लेन हुआ और एक प्लेन ये, तो प्लेन को हेड्रॉन कहते हैं। तो दो प्लेन है इसलिए डाइहेड्रल इस तरह से होगा, ऐसे रहेगा। अब होगा क्या, मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, ऐसे अगर लेते हैं ये H O O और H, H O O H, ये बीच में दो ऑक्सीजन, एक H यहाँ एक H यहाँ, इस तरह से इसका होता है स्ट्रक्चर। और ये जो एक सरफेस हुआ और ये दूसरा सरफेस, इसको दो सरफेस हुआ इसलिए डायहेड्रॉन। इन दोनों के बीच का एंगल को डायहेड्रल एंगल कहते हैं, जो 111.5 होता है। ये जो बॉन्ड लेंथ है 95 पिकोमीटर, ये मेन इसका ये एंगल या 94.8 और ये डायहेड्रल एंगल इज
here 111.5 गैस फेज में। लेकिन यही जब क्रिस्टलाइन स्टेट में चला जाता है तो ये एंगल घट जाता है, थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। डायड्रल एंगल 111.5 की जगह 90.2 हो जाता है। उसका कारण क्या है कि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये तो गैस फेज में मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं पाएगा। वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो क्लोज होंगे, उस वजह से थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इसको हम लोग, ये दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। आजकल अब तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, आजकल तो ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में इसको ओपन लैपटॉप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अभी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इस फॉर्म में ये रहता है। दिस इज ऑल अबाउट H2O2। अब हम लोग H2O2 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 के स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और उससे किस तरह के सवाल आए हुए हैं। उससे IIT में भी सवाल आया हुआ है, तो IIT के सवाल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला क्लास वो हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स का वो लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन बनाइए। अपना कोई बुक एक ले लीजिए, उस बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थ्योरी यहाँ से पढ़िए, लेकिन वीडियो को टिल द एंड देखिएगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, तब आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। अगर टिल द एंड नहीं देखेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू।